नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का इस डिकोड एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैथ के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSSC का हो, यूपी पुलिस का हो, UPSI का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पहले वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम की थ्योरी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम की थ्योरी पे। देखिए भाई, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के रिप्रेजेंट के बारे में, यानी संख्याओं को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो हम संख्याएं हैं उनको हम कई प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के बारे में पढ़ना है वो कौन सी संख्या है, डेसिमल संख्याएं। कौन सी संख्या हैं, एक तो डेसिमल संख्या है, एक कौन सी होती हैं, बाइनरी संख्याएं, दूसरी कौन सी होती हैं, ऑक्टल संख्याएं, और चौथी कौन सी होती हैं, हेक्साडेसिमल। तो बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की, तो डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हों और कहाँ तक जाएं, 9 तक जाएं। यानी टोटल इसमें कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनका बेस जो होता है वो कितना होता है, 10। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेसिमल नंबर्स का बेस कितना होता है, तो इनका बेस कितना होता है, 10 होता है। क्लियर। अब बात करते हैं बाइनरी नंबर्स की। किसकी, बाइनरी नंबर्स की। तो बाइनरी संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें, 0 और 1 की फॉर्म में लिखें, तो वो कौन सी कहलाती हैं, बाइनरी संख्याएं। बाइनरी संख्याओं का बेस कितना होता है, 2। बेस कितना होता है, 2। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी संख्याओं का बेस कितना होता है, तो बेस इनका कितना होता है, 2। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो बाइनरी कोई नंबर दे देगा, डेसिमल नंबर कहेगा कि इनको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, या फिर बाइनरी नंबर दे देगा कहेगा इनको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो इसको भी हम जानेंगे कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 3 आती हैं ऑक्टल संख्याएं। ऑक्टल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हों और कहाँ तक जाएं, 7 तक जाएं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। जो संख्याएं 0 से 7 तक होती हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, ऑक्टल संख्याएं। ऑक्टल संख्याओं का बेस कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ऑक्टल जो संख्याएं होती हैं उनका अंतिम अंक कौन सा होता है, 7। आपसे कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा वहाँ पे 8, तो 8 नहीं होता है। 8 इसमें टोटल नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं, टोटल 8 नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर की। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक और फिर उसके बाद A to F। टोटल कितने नंबर हो गए, 16। कितने नंबर हो गए, 16। जिन संख्याओं का बेस 16 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम जो नंबर्स हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर हम ले लेते हैं, कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कौन सा, रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस का 1। यानी आई बराबर क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए जो आई है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का रूट 1। ठीक है, और जो इसका सिंबल है इसे क्या बोलते हैं हम, आयोटा। इसका सिंबल है इसे क्या बोलते हैं, आयोटा। अब पुनः हम जो रियल नंबर्स हैं उनको हम फिर से 2 तरीके से
क्लासिफाई करते हैं, इनको फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन सी? एक तो दशमलव संख्या है और दूसरा इंटीजर। कौन कौन सी? एक दशमलव संख्या है, दूसरा इंटीजर। तो दशमलव संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जो पॉइंट में डिनोट होती हैं, पॉइंट जिनके बाद क्या आ जाए, जिनमें क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, जैसे 0.5, 0.33, ठीक है, 0.1, 2, 3, 4, इस टाइप से। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? दशमलव संख्या है। अब जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में। कैसे? एक तो होती है रिपीटिंग डेसिमल और एक होती है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या है समझिए। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट हों, जो दशमलव के बाद रिपीट हो, मतलब समझिए, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 1/3। अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कैसे जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर एक बचा, पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा लेंगे। फिर देखिए ये रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं वो कैसी कहलाती हैं? रिपीटिंग डेसिमल। कैसे नंबर्स कहलाते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। ओके। नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी रिपीट ना हो, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी रिपीट ना हो वो क्या कहलाती हैं? नॉन रिपीटिंग। लाइक 0.24316, मतलब हमेशा कोई नई सीरीज बनती रहे, मतलब किसी अलग टाइप से आ रहे हैं, जैसे 1243694269341, इस टाइप से कोई भी नंबर आता रहे बार बार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। ओके। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग से ही हम क्लासिफाई करेंगे किसको? रेशनल और इरेशनल नंबर को। देखो, जिनकी जो संख्याएं रिपीटिंग मतलब होती हैं, डेसिमल नंबर के बाद रिपीट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। जो संख्याएं रिपीट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। और रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या हो सकता है? टर्मिनेट हो सकता है। क्या हो सकता है? टर्मिनेट हो सकता है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है भाई? समाप्त होना। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। अब जो संख्या समाप्त हो जाएंगी उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 1/3, तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं? 0.333 लिख सकते हैं ना, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये संख्या टर्मिनेट हो रही है, यानी जो डेसिमल के बाद रिपीटिंग होती हैं वो क्या हो सकती हैं? टर्मिनेट हो सकती हैं, मतलब समाप्त हो सकती हैं। समाप्त हो सकती हैं तो उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आई? यानी जिन संख्याओं को हम अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जहां पर Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो P/Q की फॉर्म में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय की। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो रिपीट नहीं होती हैं, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती, हमेशा एक नई वैल्यू आती रहती है। वो कैसी होती हैं? नॉन रिपीटिंग। जैसे ये वैल्यू हमेशा किस में होंगी? अंडर रूट में। किस में होंगी? अंडर रूट। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया कोई नंबर 1249324, इस टाइप से कोई नंबर आ रहा है लगातार। ठीक है, अब ये जो नंबर है रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं होगा तो टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसको हम अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये किस फॉर्म में होगी? अंडर रूट की फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? अंडर रूट की फॉर्म में होगी। मान लीजिए अंडर रूट ए, अंडर रूट बी, तो ये सभी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। इतना सबके समझ में आया होगा। क्लियर? परिमेय अपरिमेय सभी का क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं दे देगा। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या दे दी 1/2 और एक दे दी परिमेय संख्या 1/3। क्वेश्चन पूछेगा 1/2 और 1/3 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो A और B के बीच में, जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं क्वेश्चन 1,
ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो मान लीजिए दो हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है और इनके बीच में क्या निकालना है, हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो इनका एक सिंपल सा तरीका होता है, इनका निकालने के लिए क्या होता है, ए के प्लस बी अपान के प्लस 1, ठीक है। जहां पर के क्या होगा, के बराबर क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट ऐसी वैल्यू होगी, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। के बराबर क्या रख सकते हैं 1 अपॉन 2, के बराबर क्या रखते हैं 1 2 3 4 ऐसे रखते जाए। अगर एक निकालनी है तो के बराबर 1 रख दीजिए, 2 निकालनी है तो पहले 1 रखिए फिर 2 रखिए, 3 निकालनी है तो 1 2 3, 4 निकालनी है तो 1 2 3 4 ऐसे ही रखते चले जाएंगे। तो चलिए हम पहले एक संख्या निकालना है, पहली संख्या निकालते हैं कैसे, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और के बराबर कितना ले लेते हैं 1। तो रखते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है, इंटू के की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1, के बराबर कितना रख दिया 1 रख दिया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6 अपॉन 2। अब 2 ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12। ये क्या हो जाएगी, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या, यानी 1/2 और 1/3 के बीच की परिमेय संख्या। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कोई दो परिमेय संख्या दे दी, कौन कौन सी दो परिमेय संख्या है ए और बी, और इनके बीच हमें क्या निकालना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसमें आएगी, लिख लीजिए ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इन्हीं का क्या ले लेंगे √a/b, √a/b, क्लियर, √a/b। अब मान लीजिए कौन कौन से हमने दो परिमेय संख्या ले ली, एक 2 और एक 3, इनके बीच क्या निकालना है हमें अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या हो जाएगी भाई 2 × 3 और इनका √, तो कितना आ जाएगा √6। ये क्या हो जाएगी दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या। क्लियर, इतना सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे, हम इंटीजर्स की बात करते हैं। किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे होते हैं निगेटिव इंटीजर, और एक होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। जीरो भी एक क्या है, इंटीजर होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। कहाँ से, 1 से। तो एक से जो स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ये कौन से संख्याएं कहलाती हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्लियर हुआ। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो की। देखिए जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो, अगर हम जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें अगर हम जीरो ऐड कर दें, यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उसमें अगर हम जीरो ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। यानी पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनमें अगर हम जीरो ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, पूर्णांक, सेट ऑफ होल नंबर्स। कौन सा, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है,
अगर बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक। इसीलिए हम जीरो को क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं ना तो निगेटिव। जीरो क्वेश्चन आता है कभी कभी, पूछता है जीरो क्या है? एक सम संख्या, एक निगेटिव इंटीजर यानी एक निगेटिव पूर्णांक, एक पॉजिटिव पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो एक सम पूर्णांक है। कैसे है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। चलिए आगे बात करते हैं हम। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। एक तो होते हैं कौन से? सम संख्याएं। इनको हम फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं। किसमें? एक तो होते हैं सम संख्याएं और दूसरी होती हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? समझिए, वे संख्याएं जिनको हम 2 से भाग करें और पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित करें, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, शेष 0 बचे, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 से विभाजित करने पर शेष क्या आए? 0 आए। 2 से विभाजित करने पर शेष 0 आए, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिनको हम 2 से भाग करें और शेष 1 बचे, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी शेष 1 बच जाएगा। अब बात करते हैं, देखो इनकी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी क्या होती है? सम संख्या और सम संख्या को अगर जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? हमेशा सम संख्या आएगा। अगर हम विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? हमेशा सम संख्या में आएगा। ठीक है, अगर हम सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जीरो सम है या विषम। अभी इन्हीं प्रॉपर्टी से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं जीरो क्या है? ऑड नंबर है। कैसा है? जीरो ऑड नंबर है। चलिए बात करते हैं। ऑड नंबर अगर जीरो लेते हैं, एक सम संख्या ले ली हमने 2 और एक ऑड नंबर क्या है? 0 ले लिया, तो 2 + 0 कितना आना चाहिए? आएगा 2। कितना आएगा? 2। और ठीक है, 2 जीरो हमने कैसा लिया? सॉरी, यहाँ पे अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें जीरो हमने कैसा लिया? विषम नंबर लिया। तो विषम नंबर लिया तो इसमें रखते हैं वैल्यू। 2 सम संख्या एक ले ली और एक ले ली हमने विषम। विषम क्या लिया? 0। तो 2 + 0 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 2 + 0 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर 2 + 0 2 आ जाएगा तो 2 क्या सम है या विषम है? 2 कैसी है? सम संख्या है। और प्रॉपर्टी से हमारा क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। तो यह प्रॉपर्टी क्या हो गई? फेल हो गई। प्रॉपर्टी फेल हो गई। अब बात करते हैं विषम नंबर और विषम नंबर दूसरे में रख के देखते हैं। एक विषम नंबर हमने ले लिया 3 और एक विषम नंबर लिया 0। ठीक है, तो 3 + 0 कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है? विषम। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? फेल हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए 2 क्या है? विषम तो नहीं है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? सम संख्या लेते हैं। क्या लेते हैं? सम संख्या। अगर हम 0 को एक सम संख्या ले लें तो देखिए, अगर मान लीजिए सम संख्या एक 4 ले लिए और एक ले लिया 0, 4 + 0 कितना आएगा? 4 आएगा। सम संख्या आ रही, मतलब पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टी में रखते हैं। इसमें रखते हैं एक 4 ले लिया, यानी 2 ले लिया और एक विषम संख्या कुछ ले ली। विषम संख्या मान लीजिए ले ली 3। ठीक है, 3 × 2 कितना आएगा? 5 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब इसमें रखते हैं विषम विषम 3 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी सम संख्या आ गई। ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो नंबर्स थे उनको हम फिर से 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो थे उनको हम फिर से 2 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से? एक तो प्राइम नंबर और दूसरे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर जिनका केवल और केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। एक तो एक और एक खुद का, मतलब एक तो अपना होगा, एक तो सेल्फ का होगा और एक होगा। एक तो सभी का फैक्टर होता है, यानी जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएगी?
प्राइम संख्या हो जाएगी। कौन सी? अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, ये सभी कैसी हैं? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब बात करें अगर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, ये सब 9, 10, ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2 है। ठीक है, ये एक सम संख्या भी है। कैसी है? सम संख्या। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तो कौन सी होगी? 2 होगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है 1 से 50 तक बताइए कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। ठीक है, अब पूछे अगर 50 से 100 तक कितने होते हैं? तो 10। 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। ठीक है, अब अगर पूछे कि 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे, तो 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? 25। 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पूछेगा जो 1 है वो अभाज्य है या भाज्य? भाज्य है या अभाज्य, यानी प्राइम है या कंपोजिट? तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों नहीं है? देखो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। कितना फैक्टर है? 1। कौन है? वो खुद है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो हमारी जो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? जिन संख्याओं के कितने फैक्टर हों? 2, वो कौन सी कहलाएंगी? प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो 1 का कितना फैक्टर है? 1, तो इसलिए प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा होते तो कंपोजिट हो जाती, तो दोनों में से कोई नहीं है। तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लिख लीजिए पॉइंट नोट करके, 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य। यहाँ पे सह अभाज्य कर लीजिए, सम अभाज्य नहीं होगा। क्या होगा? सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? वे दो संख्याएं वे दो संख्याओं का समूह जिनका HCF कितना आए? 1 आए। HCF का मतलब क्या होता है? मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF कितना आए? 1 आए, वो क्या कहलाएंगी? को प्राइम। जैसे हम ले लें, मान लीजिए 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें 19 और 20, इनका भी HCF कितना आएगा? 1, तो ये क्या कहलाएंगी? को प्राइम कहलाएंगी। क्लियर? अब कुछ लोग कहेंगे कि 20 जो है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 20 भाई कंपोजिट तो है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? प्राइम और को प्राइम में। तो को प्राइम की डिफिनेशन क्या है? जिनका HCF कितना आना चाहिए? 1 आए। HCF कितना आए? 1 आए, वो क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। किसकी? परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग उस नंबर के बराबर हो। जिनके गुणनखंडों का योग उस नंबर के बराबर हो वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट नंबर। क्वेश्चन आता है इससे, देखिए अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 6। कितना नंबर ले लिया? 6।
मान लीजिए 6 नंबर ले लिया, 6 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर इनको जोड़ो, इनके गुणनखंड 1 2 3 होंगे, इनको जोड़ोगे तो देखो इनका सम कितना आएगा, 2 + 3 + 1 कितना आ गया, 6। तो ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्लियर, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले चेक करते हैं, 8 क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो इनके फैक्टर कौन से होंगे, 1 2 और 4, इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 4 2 6 और 1 7 आ गया। इनके बराबर है क्या, तो ये नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला चेक करते हैं, 9 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 और 3। ये 3 यहाँ पे डबल लिख गया है, कितना होगा, 1 और 3, और इनका सम कितना आएगा, 4 क्या इसके बराबर है संख्या के, नहीं है। तो ये भी कैसा है, परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं 28 ले लेते हैं। 28 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 4 7 14। अगर इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और 1 28। 28 का सम है जो इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। अगर ये इसके बराबर आ गया है तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।